हेलो गाइज, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने इस चैनल वीड इंस्टीट्यूट पर। तो आज मैंने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है, वह है एनिमल फिजियोलॉजी में एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, उसका आज लेक्चर 1 है, यानी एंडोक्राइन सिस्टम में एक सीरीज ऑफ लेक्चर मेरा चलेगा। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके CSIR एग्जाम हो जाए या IIT जैम बायोटेक के लिए होता है वह एग्जाम हो जाए या JNU हो जाए, मतलब कोई भी ऐसा लाइफ साइंस एग्जामिनेशन जहां पर एनिमल फिजियोलॉजी एज ए सिलेबस हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, उसमें बहुत काम आता है। चलिए गाइस, आज देखते हैं आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे बेसिक्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, उसके क्या फीचर्स है, फिर हार्मोन्स क्या है, उसके क्या फीचर्स है, और कितने टाइप्स के हार्मोन्स होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, उसकी नेचर क्या है। इन तमाम बातों को इसमें आज कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है एंडोक्राइन सिस्टम। पहला सवाल ये उठेगा, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स की हम बात करें, एंडोक्राइन सिस्टम ऐसा है जितने भी ग्लैंड्स बॉडी में होते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गन्स है जो कंप्लीटली ग्लैंड नहीं है, बट उनके कुछ सेल्स जो है वो हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं। उन सभी को इकट्ठे मिला लीजिएगा तो उन सभी को क्या कहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम्स कहते हैं। ठीक है, यानी ग्लैंड्स प्लस associated cells that secrete what, hormones। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम्स कहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। इन्हीं से पूरा का पूरा सिस्टम मिलके बना हुआ है। क्लियर गाइस, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। तो फिर कहेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या हो, व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब होता है कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स या टिश्यूज होते हैं जो मिलकर के एक ही प्रकार का काम करते हैं, उनको कहते हैं ग्लैंड्स। एंडोक्राइन कब कहेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स तब कहते हैं जब इस ग्लैंड में क्या होगा, नो डक्ट, कोई भी डक्ट नहीं होगा, मतलब इसमें पाइप नहीं होगा, कोई एक ऐसा डक्ट नहीं होगा जिसके थ्रू ये अपने सिक्रीशंस को ब्लड में रिलीज करे। ये डायरेक्टली अपने सिक्रीशंस को ब्लड में ही रिलीज करते हैं, इसलिए इसमें डक्ट नहीं होता है। ठीक है, इनका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वह है कि ये हार्मोन्स को सिक्रेट करेंगे। माइंड यू, याद रखिएगा आप लोग कि एंडोक्राइन ग्लैंड सिर्फ हार्मोन्स को ही सिक्रेट करता है। ठीक है, आई बात समझ में, कोई दिक्कत। ये उसका फीचर्स है, कैसे पहचानते हो। ठीक, दूसरी बात क्या है कि मान लेते हैं कि ये ग्रुप ऑफ सेल्स है जिसको एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हो। ये ग्लैंड्स करेगा क्या, यहां से कुछ हार्मोन्स को क्या करेगा, सिक्रेट करेगा। यानी ये ग्लैंड्स है, ध्यान दीजिए सभी लोग, स्क्रीन पे ये ग्लैंड्स है, इसके चारों तरफ क्या है, फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इस फ्लूइड में क्या होगा, ये हार्मोन्स को रिलीज करेगा। ठीक है, क्योंकि इसके चारों तरफ एक सिक्रिटोरी सेल्स होता है, उसमें रिलीज करेगा, और इस फ्लूइड से ये हार्मोन्स निकलते हुए कहां जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। यानी वहां से फ्लूइड निकला, ब्लड वेसल्स में गया जहां ब्लड है, और ब्लड के सहारे निकलता हुआ अपने से दूर किसी दूसरे ऑर्गन्स में गया जहां पर जाके इसका काम होता है। तो एंडोक्राइन का मतलब होता है जहां पर सेल ने, जहां पर ग्लैंड ने अपने हार्मोन्स को सिक्रीट किया, हार्मोन्स वहां से निकला, आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में गया, वहां से ब्लड वेसल्स के सहारे ब्लड में गया, ब्लड उसको लेकर के दूसरे डिफरेंट ऑर्गन्स के पास गया, वहां जाकर रिसेप्टर से बाइंड किया और हार्मोन्स ने अपना एक्शन दिखाया, इसलिए नाम पड़ा एंडोक्राइन।
ठीक है, इस पर क्वेश्चंस भी आया हुआ है, आगे क्वेश्चंस बनवाएंगे तो उसमें और भी क्लियर करेंगे। कुछ और भी टर्म्स होते हैं जैसे कि पैराक्राइंस, ऑटोक्राइंस, ये सबको हम क्या करेंगे, आपको क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर करेंगे। तो आशा करता हूं यहां तक आप समझ गए होंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स का क्या फंक्शन है, क्या काम करता है। ठीक है, वही बात लिखा है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड से निकलेगा, हार्मोन्स ब्लड में गया और ब्लड से कहां जाएगा, टारगेट सेल में जाएगा, जो जहां हार्मोन सिक्रीट हुआ उससे काफी दूर पाया जाता है टारगेट सेल। ठीक है, मतलब हुआ कि अगर ये आपका हार्मोन सिक्रेटिंग सेल है, ठीक है, तो यहां से हार्मोन्स निकलेगा और काफी दूर यहां जाकर क्या होगा, टारगेट साइट है। क्या ये, टारगेट साइट से, इसी को कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, कुछ ऐसे भी ग्लैंड होंगे जैसे कि मैं बता ही देता हूं, कुछ ऐसे है जैसे इनका सिक्रेशन निकला, ये सिक्रेशंस यहीं पर रिलीज किए और इसी का सिक्रेशंस वापस इसी ग्लैंड को आकर के अफेक्ट करता है, इसको बोलते हैं ऑटोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, ऑटोक्राइन फंक्शन जो होता है। ठीक है, दूसरा कुछ ऐसे भी होते हैं सिस्टम्स जहां पर हार्मोन्स निकलेगा, यहां से केमिकल मैसेज निकलेंगे और निकलने के बाद में जहां से हार्मोन्स निकला उसके जस्ट बगल में, उसके पड़ोस में, उसके नेबर में एक दूसरा टारगेट से आ जाता है, इसको अफेक्ट करता है, तो इसको बोलते हैं पैराक्राइन, इसको बोलते हैं ऑटोक्राइन, इसको, इस बात को बोलते हैं क्या, एंडोक्राइन। इस पर एक सवाल आया हुआ है, एक पेपर में समझाएंगे। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि पैराक्राइन्स क्या है, ऑटोक्राइन क्या है, एंडोक्राइन क्या है। जब केमिकल मैसेंजर जहां से निकला उसी को अफेक्ट कर दिया, उसको क्या बोलेंगे, ऑटोक्राइन्स। ठीक, एक केमिकल मैसेंजर जिस ग्लैंड से निकला अपने से काफी दूर एक दूसरे साइड को जाकर अफेक्ट कर रहा है, उसको बोलेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। और तीसरा होता है, कुछ ऐसे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं कि जिस सेल से रिलीज हुआ उसके जस्ट बगल में, पड़ोस में, मान लो ये सेल आपका ए है, ये बी है, तो ये पड़ोसी सेल है, पड़ोस में जाकर के उसको हिट किया, उसको जाकर के अफेक्ट किया, उसको कहेंगे क्या, पैराक्राइन। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इस बेसिक्स पर सवाल आते हैं बेटा, सेक्शन सी एस आएगा, सेक्शन बी में आ जाएगा, IIT में पूछ देगा, कहीं भी पूछ सकता है, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकेशन की बात करोगे तो वर्टिब्रेट में ये वेल डेवलप्ड है और इनवर्टिब्रेट में ये उतना ज्यादा डेवलप नहीं है, फिर भी इनवर्टिब्रेट में पाया जाता है। क्लियर हो गया, कोई समस्या नहीं, दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जवाब हम जरूर देंगे। अब मैंने सिस्टम्स के बारे में बता ही दिया कि ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड, जितने बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, प्लस कुछ ऐसे भी ग्लैंड है जो एंडोक्राइन नेचर में नहीं है, बल्कि उनका कुछ सेल्स जो है वह हार्मोन को सिक्रेट कर रहा है। तो जब सेल्स हार्मोन को सिक्रेट कर गया तो उसने एंडोक्राइन फंक्शन दिखा दिया, तो पूरा का पूरा ग्लैंड एंडोक्राइन नहीं हुआ, उसका कुछ पार्ट, कुछ सेल्स एंडोक्राइन की तरफ फंक्शन कर गया, तो उनको भी इंक्लूड करेंगे और सारे एंडोक्राइन ग्लैंड को भी इंक्लूड करेंगे, दोनों को मिला देंगे तो हमारा बनता है एंडोक्राइन सिस्टम। आगे आने वाले लेक्चर्स में पूरे सिस्टम्स को 1 by 1 पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आशा करता हूं यहां तक सारा कंसेप्ट में क्लियर करने में सफल रहा हूं। कोई भी दिक्कत हो तो लिखिए कमेंट सेक्शन में, जवाब जरूर देंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब फीचर्स देखते हैं। मैंने पहला ही फीचर बताया, डक्टलेस, इसमें डक्ट नहीं होता है, पाइप नहीं होता है, ट्यूब नहीं होता है। ठीक है, ये ट्यूब नहीं होता है। मान लो कि अभी मैंने समझा भी दिया था कि ये सेल ए है, यहां से रिलीज होगा फ्लूइड में, ये फ्लूइड से कहां जाएगा, ब्लड के सहारे। अगर ब्लड वेसल्स वहां नहीं है तो एंडोक्राइन फेल कर जाता है। ठीक है, इसलिए इसको कभी कभी वैस्कुलर नेचर भी कहते हैं। तो ये ब्लड वेसल्स के सहारे कहां जाएगा, काफी दूर किसी टारगेट साइट पे जाकर हिट करेगा, टारगेट साइट को ये हिट करता है। ठीक है, काफी दूर, इसको बोलते हैं एंडोक्राइन। इसलिए कहा जाता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड कार्डियोवैस्कुलर पर डिपेंड है। अगर किसी कारणवश से कार्डियोवैस्कुलर फेल कर गया तो हार्मोन्स काम करना बंद कर देगा। इस बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि हार्मोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना। एक मान लो ये आपका ये था आपका ग्लैंड जहां सिक्रेट हुआ हार्मोन्स, तो इस हार्मोन्स को यहां भेजना है तो इसके लिए ब्लड चाहिए, हमें कुछ ना कुछ फ्लूइड चाहिए,
और वही तोड़ दोगे तो एंडोक्राइन ग्लैंड फेल कर जाता है। ये इसके फीचर्स है। इसलिए मैंने लिखा भी है कि एंडोक्राइन ग्लैंड आर वैस्कुलर टिश्यू ऑफ द बॉडी, बॉडी का वैस्कुलर टिश्यूज है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहां एग्जाम्पल दिया है जो दिमाग में बैठाना है, याद करना है। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड एंड पिनियल ग्लैंड, ये सब एक ट्रू ग्लैंड है। ट्रू ग्लैंड मतलब पूरा का पूरा ये ग्लैंड एंडोक्राइन की तरह ही हेल्प सपोर्ट करेगा, एंडोक्राइन की तरह ही काम करता है। बट कुछ ऐसे ऑर्गन्स, कुछ ऐसे टिश्यूज है जो एक्सक्लूसिवली कंप्लीटली उसको ट्रू एंडोक्राइन नहीं कहेंगे, लेकिन उसका कुछ सेल्स एंडोक्राइन की तरफ बिहेव करता है। कैसे? हार्मोन्स को रिलीज करके, इसलिए कहते हैं उसको, इसलिए उसको हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड में इंक्लूड करते हैं। वही बात मैंने यहां लिख रखा है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, हाइपोथैलेमस, थाइमस, पैनक्रियाज, ओवरीज, टेस्टिस, किडनी, स्टमक, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्किन, हार्ट, एडिपोज टिश्यू एंड प्लासेंटा, ये कंप्लीटली एक्सक्लूसिवली एंडोक्राइन नहीं होते हैं, बल्कि इनके कुछ सेल्स हार्मोन्स रिलीज करता है, इसलिए वे एंडोक्राइन की तरफ फंक्शन दिखा रहे हैं, इसलिए उनको एंडोक्राइन सिस्टम में इंक्लूड किया जाता है। ये याद रखिएगा, ये आपको याद रखना है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल को यही आपसे क्वेश्चन में डाल के पूछ देगा कि इसमें से कौन सा ग्लैंड ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड है, फंस जाओगे। इसलिए याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे जब सारे ग्लैंड को वन बाय वन पढ़ाएंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। आशा करता हूं यहां तक आप समझ पाए होंगे और चीजों को इमेजिन कर पाए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहां कुछ डिफरेंस रखा है कि एक तरफ एंडोक्राइन सिस्टम है, दूसरी तरफ नर्वस सिस्टम है। इन दोनों का क्या फंक्शन है? एक चीज याद रखिएगा, नर्वस सिस्टम भी एंडोक्राइन सिस्टम को हेल्प करता है काम करने में, दोनों डिपेंडेंट है काम करने में। अब चलिए दोनों को देखते हैं, दोनों को कैरेक्टराइज करते हैं, और यह भी कैरेक्टराइजेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, समझकर याद रखना है। चलिए सबसे पहला कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में मीडिएटर मॉलिक्यूल्स कौन सा है? ऐसा मॉलिक्यूल्स जो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है, वह कौन सा मीडिएटर है? नर्वस सिस्टम में होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स, एंडोक्राइन में होता है हार्मोन्स होता है। क्लियर हो गया? कोई समस्या नहीं, मैं समझा दिया क्या होता है मीडिएटर। अब है साइट ऑफ मीडिएटर एक्शन। ये मीडिएटर कहां काम करता है? तो इन केस ऑफ नर्वस सिस्टम जहां रिलीज होगा उसी के आसपास काम करे, यानी सिनेप्स पर बांध। सिनेप्स समझते हो ना, सिनेप्स गैप होता है, दो नर्व एंडिंग, मान लीजिए आपका एक नर्व एंडिंग्स है, दूसरा नर्व एंडिंग्स ये है, इसी के बीच में गैप होता है, इसको सिनेप्स कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पढ़ा होगा आप लोगों ने सिनेप्स क्या होता है। और ये बाइंड करेगा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर, रिसेप्टर होता है, वहां जाके बाइंड करता है ये मीडिएटर। तो ये है साइट ऑफ एक्शन। अगर एंडोक्राइन ग्लैंड की हम बात करें, एंडोक्राइन ग्लैंड का, तो आपको बताया था जहां रिलीज होता है वहां से निकलेगा, काफी दूर जाकर के टारगेट सेल के रिसेप्टर पे बाइंड, मान ली यहां से निकला, यहां ट्रेवल करके यहां आएगा और यहां आपके टारगेट साइड पे जाकर बाइंड करता है और उनसे काम करता है। क्लियर हो गया? कोई समस्या नहीं, क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। अब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि नर्वस सिस्टम किस टाइप के टारगेट सेल को हिट करेगा और एंडोक्राइन सिस्टम किस टाइप के टारगेट सेल्स को ये अफेक्ट करता है। नर्वस सिस्टम स्पेसिफिक होता है, ये स्मूथ, कार्डियक और स्केलेटल मसल्स को अफेक्ट करेगा, ग्लैंड सेल्स को अफेक्ट करता है और अदर न्यूरॉन्स को अफेक्ट, मतलब ये स्पेसिफिक है नेचर में। बट एंडोक्राइन सिस्टम थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी में एंडोक्राइन हार्मोन, एंडोक्राइन सिस्टम काम करता है, पूरे बॉडी में इसका टारगेट साइट है एंडोक्राइन सिस्टम का, बट नर्वस सिस्टम का स्पेसिफिक साइट है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है जहां पर नर्वस सिस्टम जाकर के सेल को अफेक्ट नहीं करता है वहां एंडोक्राइन सिस्टम जाकर काम करता है, इसलिए दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो गया। ठीक है,
आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, काम को शुरू होने में कितना टाइम लगता है। अगर एक बार नर्व का इंपल्स रिलीज हुआ, स्टार्ट हुआ, इनिशिएट कर गया, तो उसको मिली सेकंड लगेगा, मिली सेकंड लगेगा। मिली सेकंड कितना होता है, 10 के पावर -3 मिली सेकंड लगेगा उस नर्व इंपल्स को पास करने में और टारगेट साइड पर जाने में। बट एंडोक्राइन सिस्टम का एक बार वहां से हार्मोन्स निकला, इंफॉर्मेशन को लेकर के इनिशिएट हुआ, तो 1 सेकंड से लेकर के घंटों लग सकता है या 1 दिन भी लग सकता है उस हार्मोन्स को अपने मैसेज को लेकर दूसरे जगह जाने में। यानी एंडोक्राइन सिस्टम लेट है, नर्वस सिस्टम शॉर्ट लाइव्ड है, कम समय के लिए जल्दी स्टार्ट हो जाता है। एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, जब स्टार्ट हुआ तो उसका असर कितने देर तक रहता है। तो नर्वस सिस्टम में जब एक्शन स्टार्ट हुआ तो मिली सेकंड तक उसका असर रहता है, फिर खत्म हो जाता है। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम का अगर अफेक्ट, उसका अगर असर एक बार स्टार्ट हुआ तो सेकंड, 1 सेकंड से लेकर पूरे दिन तक उसका असर रह सकता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, काम जरूर आएगा। हम आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे चीजों को, इमेजिनेशन कर, कॉपी में लिखते जाइएगा। सारे बच्चे कॉपी पर लिखते जाओ, सुनने से याद नहीं होता, लिखने से याद होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे हार्मोन्स क्या है। जिस हार्मोन्स के चिल्ला चिल्ला के बात करें, उस हार्मोन्स क्या है। हार्मोन्स, सबसे पहले बात करें, ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल से, न्यूट्रिएंट नहीं है, इससे हमें ऊर्जा नहीं मिलता है, इसको न्यूट्रिएंट के कैटेगरी में नहीं रखते हैं। कल को यही पूछ सकता है सवाल। दूसरा बात, ये इंटर सेलुलर मैसेंजर्स है, मतलब सेल ए यहां है और सेल बी यहां है, तो यहां से हार्मोन्स निकला, इसको जाकर क्या किया, अफेक्ट कर दिया, इसलिए इसको कहते हैं इंटर सेलुलर मैसेंजर्स। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये ट्रेस अमाउंट में बनता है, बहुत कम मात्रा में बनता है, क्योंकि बहुत कम मात्रा ही काफी होता है एक लार्ज इफेक्ट को शो करने के लिए, तो ट्रेस अमाउंट में बनता है। ये सभी स्टेटमेंट को बना करके CSIR क्वेश्चन डाल सकता है, IIT जैम पूछ सकता है, JNU पूछ सकता है, तैयार रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फीचर्स की बात करें तो ये मीडिएटर मॉलिक्यूल्स है, यानी एक हार्मोन एक जहां से रिलीज हुआ वहां से मैसेज को लेगा और दूसरे जगह जाकर के पहुंचा देता है, इसलिए कहते हैं मीडिएटर। एक पार्ट में रिलीज होगा और दूसरे पार्ट्स ऑफ बॉडी के सेल्स को, एक्टिविटी को ये रेगुलेट करता है। ये फीचर्स है, यहां से रिलीज हुआ तो इस पार्ट को जाकर अफेक्ट करता है, यही इसका फीचर्स हुआ। कुछ ऐसे भी मीडिएटर हैं, कुछ ऐसे भी मीडिएटर्स है, कुछ ऐसे भी हार्मोन्स है जो न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी काम करेंगे नर्वस सिस्टम में और हार्मोन्स की तरह भी काम कर सकते हैं। कल को यही स्टेटमेंट पूछ देगा कि हार्मोन्स कैन नॉट बिहेव एज न्यूरोट्रांसमीटर्स, फंस जाओगे, नहीं पता रहेगा मैसेज तो। एग्जांपल देख लो, नोरएपिनेफ्रिन, नोरएपिनेफ्रिन को सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियन न्यूरॉन्स रिलीज करता है। ठीक है, दूसरी बात, एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल ग्लैंड होता है, आगे पढ़ाएंगे, उसका मेडुला से, उसके मेडुला में होता है क्रोमैफिन सेल्स होता है, उस क्रोमैफिन सेल से हार्मोन्स के फॉर्म में ये नोरएपिनेफ्रिन रिलीज होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने लिया है। आया बात समझ में, कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है, कोई समस्या तो किसी को नहीं। आगे बढ़े हम, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब इस हार्मोन्स को उनके केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग इनको अब मैं अब क्लासिफाई करूंगा। 2 ही नेचर हो सकता है केमिकल फॉर्म में, क्या, एक तो ये लिपिड से मिलकर बना हो, तो अगर ये लिपिड सॉल्युबल है तो इसका एक दूसरा नाम भी है जो कंफ्यूज मत करना, उसको कहते हैं लिपोफिलिक। क्या कहते हैं इसको, लिपोफिलिक कहते हैं। दूसरा ये वाटर सॉल्युबल हो सकता है, तो क्या कहोगे इसको, हाइड्रोफिलिक कह सकते हैं, हाइड्रोफिलिक। कल को यही टर्म पूछ देगा तो कंफ्यूज कर जाओगे, इसे सब कुछ पता आपको रहना चाहिए। लिपिड सॉल्युबल की बात करें तो जितने भी एस्टेरॉइड हार्मोन्स है, एस्टेरॉइड हार्मोन्स वह लिपिड से मिलकर बने। एग्जांपल देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी सवाल बनवाएंगे आपसे, डायरेक्ट यही पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज एस्ट्रोइडल डेरिवेटिव या लिपिड डेरिवेटिव, याद रखना पड़ेगा आपको। एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल, एंड्रोजन, इसका फंक्शन दिया है,
कि कॉर्टेक्स रिलीज करता है, कैल्सिट्रायल को किडनी रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन को टेस्टिस रिलीज करता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को ओवरीज रिलीज करता है, T3 T4 को थायराइड ग्लैंड रिलीज होता है। इसमें एक कंफ्यूजन होता है, याद रखना, T4 को बोलते हैं थायरॉक्सिन्स और T3 को बोलते हैं ट्राईआइडोथायरोनिन कहते हैं, और T3 T4 दोनों को मिला दो तब कहते हैं थायराइड हार्मोन। अगर सिर्फ थायरॉक्सिन्स का नाम दे तो वह T4 होता है। और तीसरा एक गैस होता है जिसको NO कहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, यह रिलीज होता है एंडोथेलियल सेल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। लिख लो, ब्लड वेसल्स। जैसे मान लो ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, तो यहां पर बहुत सारे एंडोथेलियल सेल्स होते हैं। उसके मान लो ये ब्लड वेसल्स के उसके दीवार से, वॉल से चिपके होते हैं बहुत सारे एंडोथेलियल सेल्स। यही एंडोथेलियल सेल्स नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करता है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये सारे के सारे क्या है? लिपिड सॉल्युबल है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब वाटर सॉल्युबल की बात करते हैं। वाटर सॉल्युबल एमीन्स हो सकता है, यानी आपका अमाइनो एसिड्स का मिलकर बना हो, या उसमें एमीन ग्रुप लगा हो, यानी एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन। इसको सीएटी में समझते हो, इसको बोलते हैं कैटकोलामिन्स। कैटकोलामिन्स लिख लीजिए कॉपी में, कैटकोलामिन्स। कल को इसी नाम से पुकार देगा, इसमें से कौन सा कैटकोलामिन्स है, फंस जाओगे। तो एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन क्या है? कैटकोलामिन्स है। ये एमीन से मिलकर बना हो, यानी ये अमाइनो एसिड का डेरिवेटिव है। इसको एड्रेनल मेडुला रिलीज करता है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स, जैसे कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, जितने भी हाइपोथैलेमस से निकलता हुआ क्या है? पेप्टाइड एंड प्रोटीन्स है। इनहिबिटरी हार्मोन्स है एडीएच, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। ऑक्सीटोसिन्स, ये दोनों क्या है? आपका प्रोटीन्स या पेप्टाइड हार्मोन्स होता है। कल कोई सवाल आया है, बनवाएंगे आपसे। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है। कुछ एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स भी क्या है? प्रोटीन नेचर में होते हैं। लास्ट में आइकोसनेवाइड, ये भी प्रोटीन, ये भी आपका क्या है? वाटर सॉल्युबल। इसमें एग्जांपल है पीजीए होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, लिख लो प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है, लिकोट्राइन्स, ठीक है, ये सब वाटर सॉल्युबल होते हैं। ये सभी, ये बॉडी में जितने भी सेल्स है, सारे सेल्स इसको रिलीज करते हैं एक्सेप्ट आरबीसी। आरबीसी रिलीज नहीं करता है। तो आशा करता हूं आप हार्मोन्स के केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग उनके क्लासिफिकेशन को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिया है, बहुत सारे ऐसे कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद रखिएगा। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं, चलिए लास्ट में देखेंगे हार्मोन्स काम करता क्या। हमने कहा मैसेज पहुंचाता है, अरे मैसेज किस टाइप का होता है, क्या काम करता है? देखो काफी इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आ सकते हैं। पहला, ये रेगुलेट करता है, यानी किसी एक्शंस को बढ़ा सकता है, एक्शन को घटा सकता है। रेगुलेट क्या करता है, देख लो। केमिकल कंपोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, यानी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, सेल के चारों तरफ होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, उसके कंपोजिशन, उसके इन्वायरमेंट को ये चेंज कर सकता है, रेगुलेट करता है। याद रखिए, फर्स्ट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी बैलेंस को भी ये रेगुलेट करता है। आगे पढ़ाएंगे आपको डिफरेंट ग्लैंड्स, तो वहां बताएंगे कि मेटाबॉलिज्म में खास करके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, लिपिड का मेटाबॉलिज्म, इनके मेटाबॉलिज्म कौन घटा रहा है, कौन बढ़ा रहा है, इस टाइप के ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। दूसरा बात, जो स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स फाइबर्स के कॉन्ट्रैक्शन, यानी रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, इनमें हेल्प करता है हार्मोन्स। कौन सा, आगे जब पढ़ाएंगे वन बाय वन उसमें समझा देंगे। ग्लैंडुलर सिक्रीशंस, जितने भी ग्लैंड होते हैं ना, उन ग्लैंड को सिक्रेट कराने के लिए यही हार्मोन्स काम आता है, तो ग्लैंडुलर सिक्रीशन में काम आएगा। इम्यून सिस्टम एक्टिविटीज, इम्यून सिस्टम को भी ये कंट्रोल करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट, इम्यून सिस्टम ही कंट्रोल होता है, आगे बताएंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यस सबसे इंपॉर्टेंट बात, बॉडी का ग्रोथ होना, बॉडी का डेवलपमेंट होना, इसमें हार्मोन्स का बहुत बड़ा भूमिका दिखाई है। इस सारे पॉइंट को मिलाकर के
कल को CSI सेक्शन सी में सवाल आपसे पूछ देगा, किसी पॉइंट इग्नोर नहीं कीजिएगा। रेगुलेट ऑपरेशंस ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यस, टेस्टिस, ओवरीज, इनका प्रॉपर फंक्शनिंग होने के लिए क्या होता है, इस हार्मोन्स की जरूरत है। जैसे कि मेल में टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, फीमेल्स में एस्ट्रोजन रिलीज होता है, इनका काम आप लोगों ने पढ़ा होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। सिरकैडियन रिदम्स, यानी हमारा जो 24 आवर्स का जो स्लीप साइकिल्स है, 24 आवर स्लीप साइकिल, यानी हम दिन में हम जगते हैं, रात में सोते हैं, इसको सिरकैडियन रिदम कहते हैं। इसको भी कंट्रोल किया जाता है, इसको भी रेगुलेट किया जाता है। एक आगे पढ़ाएंगे, मेलाटोनिन नाम का हार्मोन्स है जो कि इस सब चीज को रेगुलेट करता है, आगे पढ़ाएंगे इस सब चीज को। ठीक है, तो ये हार्मोन्स की बात, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ थ्योरी समाप्त हुआ, बट थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलता है, सब कुछ भूल जाओगे मुझे पता है, इसलिए आपके सामने में कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस रखा है और कुछ रिवीजन क्वेश्चंस रखा है। इन सभी क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, फिर हम इस पर अगला वीडियो लाएंगे जिसमें इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस वहां पर रहेगा। इसका पहला क्वेश्चन यह है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। यह है दूसरा क्वेश्चन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो बच्चे भी देख रहे हैं, और सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए। जो पढ़ाया है उसी के आधार पर सवाल पूछा गया है, कुछ नया सवाल नहीं है। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है, इसमें से कौन सा है अमाइनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन्स है, यानी कौन सा हार्मोन अमाइनो एसिड से डिराइव किया गया है, इसको भी बनाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता आपने ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। यह है चौथा सवाल, पूछा है, एक स्टेटमेंट दिया, कहा कि इसमें से यह स्टेटमेंट जो है, यह स्टेटमेंट किसके बारे में है, ऑटोक्राइन्स के बारे में, न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में है, पैराक्राइन्स, इंडोक्राइन्स। कहा था कि सवाल आता है, इस क्वेश्चन से आपका ऑप्शन एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह पांचवा सवाल, इसमें से कौन सा हार्मोन पेप्टाइड यानी प्रोटीन इन नेचर है। जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आशा करता हूं आपने ले लिया होगा। आगे चलते हैं। ये कुछ रिवीजन क्वेश्चन, यानी मैंने जितना अभी तक पढ़ाया है कुछ इंपॉर्टेंट सवाल निकाला हुआ है। जैसे पहला सवाल, ये सवाल आपका जो लिया गया है, ये लिया गया है मेटाबॉलिज्म से लिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कोशिश कीजिए खुद से बनाने का। आशा करता आपने ले लिया हुआ। आगे बढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यह सवाल लिया गया है बायोमोलिक्यूल चैप्टर से। इस टाइप का सवाल CSI अपने सेक्शन बी में पूछ सकता है, पूछता ही है, कोई बड़ी बात है नहीं, बच्चे भूल भी जाते हैं। आशा करता आपने ले लिया स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ लेक्चर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय निकाल करके मेरे वीडियो को देखा, अंत तक देखा, लगा रहा वीडियो के साथ। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक से फैलाइए, लोगों को बताइए मेरे चैनल के बारे में। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप संतुष्ट हैं तभी, ठीक है। और कोई नया बच्चा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भी अपने बच्चों को, अपने सॉरी फॉर डैट, अपने दोस्तों को बताइए कि वे भी इस चैनल से एडवांटेज लेकर के पढ़ सके और खुद को इम्प्रूव कर सके। इसी के साथ लेक्चर को खत्म करता हूं। बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ। बाय, टेक केयर।